हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5th एंड 6th जून के करंट अफेयर्स। तो सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि 2 दिनों के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी जिससे आप आसानी से सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, परचम क्लासेस टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आप आज के क्लास की PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं जिससे आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, सो वीडियो के एंड में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम 5th ऑफ जून के इम्पॉर्टेंट डे के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट डे हमने सेलिब्रेट किया है 5 जून को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल 5 जून को मनाया जाता है लोगों को अवेयरनेस दिलाने की किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप थीम देखेंगे तो सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन, यहाँ पर थीम है अंडर द कैंपेन #वीट प्लास्टिक सोल्यूशन पॉल्यूशन, वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ पे जो कंट्री जिसने इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया वो आइवरी कोस्ट है और जिसको सपोर्ट किया था नीदरलैंड ने। ये 50th एनिवर्सरी है क्योंकि पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 1973 में सेलिब्रेट किया गया था। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि 50वीं एनिवर्सरी है, कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, 1973 से। थीम क्या थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, और कैंपेन का नाम क्या है, #वीट प्लास्टिक पोल्यूशन। होस्ट नेशन है आइवरी कोस्ट और सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड। ठीक है, अब आगे थोड़ी देर बाद फिर से हम इस दिन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन की तरफ जो न्यूज़ में है, और ये न्यूज़ आपको ज़रूर किसी न किसी सेट में प्रिंट हुई दिखाई देगी। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन के प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, 78 नंबर का सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और इसके प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर डेनिस फ्रांसिस। ये है मिस्टर डेनिस फ्रांसिस, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहाँ से, टोबैगो एंड ट्रिनिडेड। तो ये दो आइलैंड नेशन आपको कैरेबियन सी में दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों आइलैंड नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशन में, और पहली बार इन आइलैंड से कोई व्यक्ति आ रहा है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बन रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं डेनिस फ्रांसिस के बारे में, जो कि इलेक्ट हुए हैं 78 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये सिटीजन कहाँ के हैं, तो ये सिटीजन है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के, जो कि आइलैंड नेशन है, और पहले ऐसे पर्सन है जो यहाँ के सिटीजन है जो कि प्रेसिडेंट बन रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं। इनको 40 साल का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है सर्विसेज देने का। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का ही एक बॉडी है। 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। जो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उनमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है, जिसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाने का काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। चलिए, नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है अमलान बोर्गोहेन। ये है अमलान बोर्गोहेन जो कि एथलीट हैं, और इन्होंने फ्लैंडर कप 2023 में गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। सो इंडियन स्प्रिंटर अमलान बोर्गोहेन बैग्स 2 गोल्ड मेडल इन फ्लैंडर्स कप 2023। ये फ्लैंडर्स कप कहाँ हो रहा था, तो ये कप हो रहा था बेल्जियम में। इसमें इन्होंने मेंस कैटेगरी में 100 मीटर एंड 200 मीटर 2 गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किए हैं और अपना एक नेशनल रिकॉर्ड भी होल्ड किया है। इसके अलावा सपना कुमारी, इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में 100 मीटर में जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नोटेड थिएटर एक्टर आमिर रज़ा हुसैन पास्ड अवे। ये आमिर रज़ा हुसैन है जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, एक्टर रहे हैं, और कई सारे मूवीज़ में इन्होंने काम भी किया, और इनका अपना खुद का एक थिएटर कंपनी भी इन्होंने शुरू की थी। ही वॉज ऑल्सो द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टेज डोर थिएटर कंपनी, जो कि 1974 में सेटअप की गई थी। ठीक है, इसलिए इनको अपने एक्टिंग करियर के कारण 2001 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया था। तो किस कंपनी में डायरेक्टर थे ये, स्टेज डोर थिएटर कंपनी, जो कि 1974 में बनी थी, उसमें डायरेक्टर के रूप में काम किया इन्होंने। ये थिएटर एक्टर रहे हैं आमिर रज़ा हुसैन, जिनको 2001 में पद्मश्री मिला था।
नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे सुलोचना, ये है एक्ट्रेस सुलोचना। इनको भी आपने कई सारी 250 से ज़्यादा मूवीज़ में इन्होंने काम किया है और इनके एक्टिंग करियर के कारण इन्हें भी 1999 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और इनका कंट्रीब्यूशन भी एक्टिंग में रहा। इनकी डेथ भी हो गई है मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ईव पर इवनिंग में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसका नाम क्या था? इस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट। इसको पब्लिश किया है CSE ने। CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। पहली बार 4 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रैंकिंग तैयार की है, स्टेट को रैंकिंग दी है। वो 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हम बात करेंगे तेलंगाना। तेलंगाना ने यहाँ पे टॉप किया है ओवरऑल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में और अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के मामले में। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। पब्लिक हेल्थ में सबसे आगे चल रहा है दिल्ली और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे कौन चल रहा है? गुजरात चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे NIRF रैंकिंग। ये रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। इंडिया रैंकिंग 2023, इसमें हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कैटेगरी में, इंजीनियरिंग कैटेगरी में, ओवरऑल परफॉर्मेंस में, अलग अलग रिसर्च वर्क में कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे आगे है, उसके आधार पर इस डेटा को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे 5 जून 2023 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रैंकिंग को इशू किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 रिलीज की गई है। किसने रिलीज की है? राजकुमार राजन सिंह ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे टॉप किसने किया है, तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इसने लगातार पांचवी बार टॉप कॉलेज अंडर द ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है। IIT मद्रास हैज इमर्ज एज अ टॉप कॉलेज अंडर द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर और बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी IIT मद्रास रहा है लगातार 8वीं साल। ठीक है, तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास है और बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भी IIT मद्रास है। अगर बात करें बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन सा है कैटेगरी, अगर देखें तो एम्स दिल्ली है। टॉप मैनेजमेंट कॉलेज कौन सा है? IIM अहमदाबाद है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो IARI न्यू दिल्ली। रिसर्च कैटेगरी में IISc बेंगलुरु, इसने टॉप स्पॉट लिया है। अंडर द बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बात करेंगे IISc बेंगलुरु टॉप पर है। उसके बाद JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया 3rd नंबर पे आती है। तो ये रैंकिंग एग्जाम में बनती है, पूछी जाती है, इसलिए इस रैंकिंग का डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर कौन है? मद्रास है 1st नंबर पे, बेंगलुरु IISc बेंगलुरु 2nd नंबर पे है और IIT दिल्ली जो है वो 3rd नंबर पे, बॉम्बे 4थे नंबर पे और कानपुर जो है वो 5वें नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। उन्होंने लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है जम्मू एंड कश्मीर में। ये 2 दिनों तक चलने वाला लेवेंडर फेस्टिवल है। कहाँ पर? भांडेरवाह जम्मू एंड कश्मीर में। और कहा है कि जो लेवेंडर कैपिटल है इंडिया की वो कौन है? भांडेरवाह है, जम्मू एंड कश्मीर में है और ये एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन भी बनेगा। इसके लिए 1 वीक 1 लैब कैंपेन की शुरुआत की है और जहां पर लेवेंडर का फार्मिंग किया जा सकता है उन एरिया में प्रमोट भी किया जाएगा लेवेंडर की खेती करने के लिए। नेक्स्ट है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने रिसेंटली OPS क्लीन कैंपेन की शुरुआत की थी, जो कि अपने स्टेट को ड्रग फ्री बनाने के लिए कैंपेन है। तो पंजाब पुलिस हैज़ लॉन्च अ मैसिव स्टेट वाइड ऑपरेशन नेम OPS क्लीन मेक स्टेट ड्रग फ्री, जहाँ पे लगभग 650 पुलिस टीम थी। अलग अलग जगहों पे इन्होंने 2000 से ज़्यादा लोकेशन पे छापेमारी की और कोकीन, ओपियम, इन सारी चीज़ों को बरामद करने का काम किया है। ये ऑपरेशन किसने कंडक्ट किया था? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर भगवत मान है और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे गवर्नर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टाटा, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड टाटा के बीच में MOU साइन हुआ है। क्यों साइन हुआ है? पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री, मतलब जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में लगने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात साइन एन MOU विद अ टाटा ग्रुप टू सेट अप इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री। ठीक है, तो ये पहली होगी जो गुजरात में लग रही है, जहाँ पे लिथियम आयन सेल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा गुजरात में। नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के अंतर्गत ये MOU साइन किया है और जिसकी लागत
मतलब इस फैक्ट्री को बनाने में जो खर्चा आएगा वो 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर आएगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी? 20 गीगावाट आवर की कैपेसिटी होगी, क्योंकि गुजरात स्टेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, जैसे कि हमारा नेट कार्बन एमिशन जीरो का लक्ष्य 2070 का है। ये स्टेट को कार्बन फ्री बनाना चाहता है, एनर्जी इफिशिएंट बनाना चाहता है, और जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट करना चाहता है उसके प्रोडक्शन को, जिससे कार्बन एमिशन रिड्यूस हो सके। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और टाटा के द्वारा एमओयू साइन किया है। इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ पे लगाई जा रही है? गुजरात में। नेक्स्ट बात करेंगे हम पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। याद है जब कोविड का समय था तब पीएम स्वनिधि स्कीम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? जून 2020 में, और इस स्कीम को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इस स्कीम की क्या खास बातें थी वो हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है। स्कीम हैज रिसेंटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? तो कितने साल इसने कंप्लीट किए? तो अभी लगातार इसने तीसरा साल कंप्लीट कर लिया है। ये बात हमको हरदीप सिंह पुरी ने बताई है। ठीक है, इस स्कीम को जून 2020 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम क्या करती है? तो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्मेंट प्रोवाइड करने का काम, लोन प्रोवाइड करने का काम 10,000 रुपये तक का ये स्कीम के अंतर्गत किया जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगली बात यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट से। उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई अ कमिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ सीड्स प्रिजर्व बाय द फार्मर ट्राइबल फार्मर्स। तो देखिएगा, यहाँ पे उड़ीसा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नाम है LVRC, मतलब लैंड रेस वेराइटल रिलीज कमेटी। लैंड रेस वेराइटल रिलीज कमेटी LVRC किसने बनाई है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने बनाई है। क्यों बनाई है वो हम देखते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं, मतलब जो ट्राइबल एरिया के जो फार्मर्स हैं, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, तो वो कुछ अलग तरीके से, यूनिक तरीके से फार्मिंग करते हैं, और उनके पास जो सीड्स की वैरायटी होती है वो भी बहुत पुरानी किस्मों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना इनका डेटा पहले ही स्टोर कर लिया जाए कि आगे जाके जो तकनीक है या जो सीड की वैरायटी कहीं एक्सटेंड ना हो जाए। इसलिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। So Odisha government has set up a committee called Landrace Varietal Release Committee to release traditional millet variety in according with a standard operating protocol for seed system। और यहाँ पे वो कमेटी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाएगी जिसके जरिए जो सीड इन्होंने स्टोर किए हैं ना, उनको फ्यूचर में दूसरे लोग भी मतलब उसको यूज़ करेंगे, और उनकी पद्धति, उनकी मेथड जो ट्रेडिशनल चली आ रही है उसको भी यूज़ कर सकेंगे। उड़ीसा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ प्रोटोकॉल फॉर रिलीजिंग इंडिजीनियस मिलेट वेराइटी। काय की वेराइटी है ये? मिलेट के सीड है, ठीक है ना। मिलेट आपको पता है सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर किया गया है 2023 को। कंजर्व बाय द ट्राइबल फार्मर फॉर द सेंचुरी। Landrace refer to the ecotype that have been cultivated for a long time in their original habitat। तो यहाँ पे एक्सटेंट होने से पहले इस मेथड को वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसलिए ये इनिशिएटिव जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका। कर्नाटका सबसे नया स्टेट बन गया जिसने ज्वाइन किया है DBT। अभी DBT क्या है? DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट जितनी स्कीम चलती है उसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जाता है। DBT की शुरुआत अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी 2013 से शुरू किया गया था, और यहाँ पे आप देखो अभी रिसेंटली कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने के बाद इसने भी अडॉप्ट कर लिया है DBT सिस्टम। तो कर्नाटका जो है वो लेटेस्ट स्टेट बन गया है जिसने ज्वाइन किया है DBT, और इसके अंतर्गत उसने 2 स्कीम भी लॉन्च की हैं। 2 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यहाँ पे चल रही है जिसका नाम है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत बेसिकली 2,000 रुपये हर महीने जो हाउस होल्ड हेड वीमेन होती हैं उनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे उनके अकाउंट में। और दूसरा है युवा निधि स्कीम। युवा निधि स्कीम के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब जो बेरोजगारी भत्ता है वो 3,000 रुपये का हर महीने डाला जाएगा जो ग्रेजुएट हैं, और जो 1,500 रुपीज़ जो डिप्लोमा होल्डर है। तो इन दोनों स्कीम को यहाँ पे रन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक और रैंकिंग यहाँ पे रिलीज हुई है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023। तो यहाँ पे टॉप 100 में केवल एक ही यूनिवर्सिटी है, तो हमको केवल एक ही यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फिलहाल याद रखना है। आइए देखते हैं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 को रिलीज किया गया है, जिसमें अमृता विश्वविद्यालय कोयम्बतूर इंडिया का हाईएस्ट प्लेस यूनिवर्सिटी है, जिसकी रैंकिंग 1591 यूनिवर्सिटी में 52 नंबर की आती है।
ठीक है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सारे जो क्राइटेरियाज है उनको फुलफिल करने का काम करता है। अगर टॉप इंस्टीट्यूट देखें, यूनिवर्सिटी देखें, तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों ने कोल की कई वैरायटी के बारे में सुना होगा, याद है ना, हम जब कोयले के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंथेसाइड, विटामिनस, लिग्नाइट एंड पीट कोल। क्या अभी कभी आप लोगों ने पेट कोल सुना है? पेट कोक मतलब पेट्रोलियम कोक। अब यह क्या चीज़ होती है? क्योंकि इसके इंपोर्ट के लिए परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट कोक का इंपोर्ट करके क्या करेगी? खाना बनाएगी क्या? नहीं। क्या बनाएगी? ग्रेफाइट के एनोड बनाएगी जो लिथियम आयन बैटरी में यूज होंगे। लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में लग रहा है। अब यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरीज बनेंगे तो उसमें हमको ग्रेफाइट एनोड की ज़रूरत है, तो हम वो एनोड किससे बनाएंगे? पेट कोक से बनाएंगे, और इसके लिए हमने इंपोर्ट करने की मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है। आइए हम पूरी कहानी को समझेंगे। पेट्रोलियम कोक for lithium ion batteries. The Union Government of India permitted the import of pet coke for the making graphite anode material for lithium ion battery. समझ में आया? अब पेट कोक या पेट्रोलियम कोक क्या होता है? तो आपको पता है कि जब हम क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल आता है, तो कच्चा तेल को आप क्या करते हो? आप ऑयल का डिस्टिलाइजेशन करते हो, आशवन, प्रवाहजी आशवन विधि से आप क्या करते हो? उसको अलग अलग सेपरेट करते हो, तो आपको कोल मिलता है, पेट्रोल क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, डीजल मिलता है। ऐसा ही होता है ना? हम उसी मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। पेट्रोलियम कोक इज अ फाइनल कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल एंड रेसिडुअल वेस्ट मटेरियल एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग। तो जब ऑयल रिफाइनिंग करते हैं तो जो रेसिडुअल वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है जो कि कार्बन रिच है, उसको हम पेट कोक या पेट्रोलियम कोक कह रहे हैं। ये सॉलिड रेसिड्यू होता है जो ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद बचता है, और ये सिमिलर टू कोल बर्न होता है, और बर्न होने के बाद वैसे ही आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस को ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट क्रिएटेड व्हेन विटामिनस इज फाउंड इन द टार सैंड। ओके, तो विटामिनस जो है वो हाई कार्बन कंटेन, आपको पता है, कोयला होता है, राइट? कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा विटामिनस कोल में होता है, एंथ्रासाइड के बाद विटामिनस में होता है, लगभग 70 to 75%। ठीक है, और इससे ही एक्सट्रैक्ट हाइड्रोकार्बन का हम यूज़ करते हैं, इसको गर्म करके और पेट कोक को बना सकते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता है, स्टोरेज करना भी आसान होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? तो जब किसी 1 ग्राम फ्यूल को आप बर्न करते हो तो बर्न करने पे वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेट्रोल है और मेरे पास क्या है, मान लेते हैं गाय के गोबर का कंडा है ना, काउ डंग है। इन दोनों चीज़ों को बर्न करेंगे तो आप समझोगे कि पेट्रोल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपैरिजन अदर फ्यूल। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की ज़्यादा है। 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो विटामिनस कोयला जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। तो उससे जो निकला एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो मटेरियल है पेट कोक, उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। ये भी टॉक्सिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम एटसेट्रा, इनको रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम कोयले की वैरायटी पढ़ रहे हैं, एंथ्रासाइड है, विटामिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, वैसे ही जो पेट कोक है ना, इसके भी 2 फ्लेवर हैं या फिर 2 वैरायटी हैं, आप कह सकते हैं 2 ग्रेड के पेट्रोलियम कोक होते हैं। पहला है कैल्सिनेबल और ग्रीन पेट कोक, और दूसरा है फ्यूल ग्रेड पेट कोक। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है, इसके ग्रेड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर सीमेंट, स्टील, इन सारे प्लांट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, पावर स्टेशन में हम पेट कोक का यूज़ करते हैं। हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, ग्रेफाइट के एनोड हमें बनाने हैं। किसके लिए? लिथियम आयन बैटरीज के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट कोक को इंपोर्ट करने की परमिशन रिसेंटली दी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कवच सिस्टम के बारे में। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आपने उसे कवर नहीं किया। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि फाइनल, उस समय अश्विनी वैष्णव जी वहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है, टीम बनाई है। अब तो पूरा मामला सीबीआई के पास जा रहा है, तो जानकारी लेने के लिए कि आखिरकार ये दुर्घटना कैसे हुई, कैसे एक्सीडेंट हुआ, है ना, क्या कमियां रह गई थी। तो मैं वेट कर रही थी कि एक्चुअली कुछ कंक्लूजन निकले जो मैं आपको बता सकूं। तो फाइनली कंक्लूजन ये आया है, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली कंफर्म किया कि जो दोनों ट्रेन थी जो एक्सीडेंट हुई हैं, उनमें दोनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया था। ठीक है, द रेलवे रिसेंटली कंफर्म दैट देयर वाज नो कवर सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन द ट्रेन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट इन ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट। तो कोई भी कवर सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था, नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था दोनों ट्रेन में।
सो ये कवच सिस्टम आखिरकार है क्या, क्या कवच सिस्टम होता तो क्या ये एक्सीडेंट बच जाता, वो बातों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिएगा सबसे पहली बात तो शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, और उसके बाद वो एक स्टेशनरी ट्रेन जो माल गाड़ी थी उससे टकराई, और उसके बाद दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस यशवंतपुर टू हावड़ा, वो उससे जाके टकरा गई, कोलाइड हो गई। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो कोचेस थे वो डिरेल हो गए, और जिसके बाद 275 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज़्यादा अभी भी इंजर्ड हैं। ये न्यूज़ आप लोगों ने देखी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कवच सिस्टम के बारे में। सो ये कवच सिस्टम क्या है, तो कवच सिस्टम मेड इन इंडिया मतलब पूरी तरीके से भारत में निर्मित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या है ये? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको डिज़ाइन किसने किया है, जिसको डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO अंडर द इंडियन रेलवे विद द कोलेब्रेशन ऑफ मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड एटसेट्रा। अब ये क्या करता है, तो ये सिस्टम बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला सिस्टम है। इसमें जो है लोकोमोटिव जो इंजन होता है ना, जहाँ पे लोको पायलट बैठ के ट्रेन रन कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल होते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई करके यहाँ पर जो सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने का काम ये सिस्टम करता है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं, और अगर सेम ट्रैक पे कोई दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो उसको डिटेक्ट करता है और लोको पायलट को सिग्नल भेजता है, जिससे लोको पायलट अपनी ट्रेन की स्पीड को कम कर सकता है और ब्रेक लगा सकता है। साथ ही साथ इतना एडवांस सिस्टम है, अगर लोको पायलट ब्रेक लगाने में फेल हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाने का काम जो है कवच सिस्टम कर देता है। ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस इंस्टॉल इन द लोकोमोटिव्स इन द सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल एज द ट्रैक। तो ट्रैक में भी ये लगा हुआ होता है, दैट टॉक टू ईच अदर यूजिंग द अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी टू कंट्रोल द ब्रेक ऑफ ट्रेन एंड ऑल्सो अलर्ट ड्राइवर। तो ये कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेक को ये सिस्टम, और ड्राइवर को भी अलर्ट कर सकता है। ऑल बेस्ड ऑन द लॉजिक प्रोग्राम इनटू देम। 2016 से कवच का यूज़ पैसेंजर ट्रेन में मतलब किया जाने लगा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये सारी ट्रेन में अप्लाई नहीं हुआ है। इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू असिस्ट लोकोमोटिव पायलट इन अवॉइडिंग सिग्नल पासिंग एट डेंजर एंड ओवर स्पीडिंग। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, अगर लोको पायलट ने अगर सिग्नल को क्रॉस कर दिया, जंप कर दिया या फिर ओवर स्पीड में है, तो उसके लिए भी ये अलर्ट इशू करता है और सिग्नल अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रेडियो सिग्नल इसको प्रोवाइड करने का काम करता है। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, फॉगी बहुत डेंस फॉग है और सामने जो लोको पायलट है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी पे तो काम हो ही रहा है, ट्रैक पे भी डिवाइस लगा है, लोकोमोटिव के पास भी डिवाइस है, तो ये आपस में टॉक कर रहे हैं। तो उस तरीके से भी सारी जानकारी लोको पायलट को मिल जाती है, जिससे हम कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये खास बात है। द डिवाइस ऑल्सो कंटिन्यूसली रिले द सिग्नल अहेड टू द लोकोमोटिव मेकिंग इट यूजफुल फॉर द लोको पायलट इन लो विजिबिलिटी। तो कम विजिबिलिटी में भी लोको पायलट को ट्रेन चलाने में मदद करने का काम ये सिस्टम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे गगन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये क्या है गगन टेक्नोलॉजी? गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन गगन टेक्नोलॉजी है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिसेंटली गगन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने एक हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया जुहू चौपाटी, जुहू से लेके पुणे के बीच में, और जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा काफ़ी शुभकामनाएं इसकी टीम को दिया गया। आइए हम देख लेते हैं गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाउडेड एशिया फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन of performance-based navigation for helicopter for the flight from Juhu to Pune using the Gagan satellite technology। गगन का फुल फॉर्म आपने देखा GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन है, जिसको डेवलप किया है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा गगन टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है। ये क्या करती है, तो ये ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट की मदद से, हमारी कंट्री में क्या होता है, कई सारे ग्राउंड स्टेशन भी होते हैं और सैटेलाइट्स होते हैं, तो ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट और सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन सिग्नल आते जाते रहते हैं। तो उनका एक पूरा नेटवर्क है, पूरा जाल है, जो कि फ्लाई करने में, चाहे वो नेविगेशन करना हो, आपको ट्रेन रन करनी हो, या फिर आपको शिप में नेविगेट करना हो, तो हर तरीके से ये गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमको कम्युनिकेशन करने में और ऑग्यूमेंटेशन और एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करने में मदद करती है। It is uses a system of ground station to provide necessary augmentation to the GPS standard positioning service navigation signal.
इससे एक्यूरेसी भी बनी रहती है और ये इंट्रीगिटी भी शो करता है। साथ ही साथ भारत चौथे नंबर का कंट्री जिसके पास अपना खुद का इस तरीके से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गगन हो गया भारत का, यूएस का है वॉश, यूरोप का है इग्नोस और जापान का है MSAS। और ये गगन जो है बेनिफिट प्रोवाइड करेगा सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूडेड मैरीटाइम, हाईवेज एंड रेल रोड्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दा विंची के बारे में। दा विंची आपको पता होंगे वो मोनालिसा पेंटर, याद आया? वो तो पुरानी बातें हो गई। अब हम बात करने वाले हैं दा विंची इस रोबोट के बारे में। ये जो रोबोट दिख रहा है ना, इसका नाम है दा विंची और इसको इंस्टॉल कर दिया है अपोलो हॉस्पिटल में। आइए हम बात कर लेते हैं। दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद ने अपने हेल्थ केयर इनोवेशन को और बढ़ाने के लिए रिसेंटली दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को लॉन्च किया है और ये कई सारी की सर्जरी, सारे प्रकार की जो सर्जरी है वो आसानी से कंडक्ट कर सकता है। साथ ही साथ लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट भी दा विंची की मदद से आसानी से हो सकती है। और ये दा विंची जो है ना वो स्मॉल कट लगाता है जिससे पेन भी कम होता है और रिकवरी टाइम भी कम होता है। तो ये है दा विंची के बारे में सारी जानकारी। बाकी क्या पार्ट्स है तो आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स यहाँ पर आपको दा विंची के मिलेंगे। एक मॉनिटर है जिसमें दिखता है कि कैसे पार्ट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे आपको 2 डॉक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो द कंट्रोल सेंटर जहाँ पे सर्जन ऑपरेट कर रहा है सीट पर बैठ के कंसोल यूनिट को, और एक हाई डेफिनेशन में और मैग्निफिसेंट व्यू वहाँ पे 3D जहाँ पे सर्जरी हो रही है, जिस पार्ट की सर्जरी हो रही है उसका सिस्टम का व्यू देखता है। फिर पेशेंट कार्ट है, कार्ट होल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द कैमरा। और तीसरा क्या होता है, विजन कार्ट होता है जहाँ पे वो वीडियो दिखाई देता है जहाँ जिस जगह का ऑपरेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको हम लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं IUCN के बारे में। IUCN की जो 2025 में मीटिंग होगी उसको होस्ट करेगा अबू धाबी। कौन होस्ट करेगा? अबू धाबी। ये जो मीटिंग होती है ना IUCN की, हर 4 साल में होती है। हर 4 साल में हुई थी। लास्ट मीटिंग 2021 में हुई थी, अब 2025 में होगी। और इस मीटिंग को होस्ट कौन करने वाला है? अबू धाबी। आइए पूरी न्यूज़ को हम देखते हैं। UAE टू होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की जो मीटिंग होगी वो 9 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 में अबू धाबी UAE में होगी। अब ये IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस क्या है? इनकी मीटिंग जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन इवेंट है जिसमें सारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े सिविल सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, अलग अलग पीपल हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एसोसिएटेड है कंजर्वेशन ऑफ अर्थ प्लैनेट से। तो वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, अपने आइडियाज़ रखते हैं कि किस तरीके से हम जो इंडेंजर स्पीसीज़ हैं उनको बचा सकते हैं, किस तरीके से हम क्लाइमेट के सेक्टर में काम कर सकते हैं, एटसेट्रा। और ये जो मीटिंग होती है हर 4 साल में ये मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। इट पर्पस इज टू डिटरमाइन द वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड डेवलप एक्शन टू एड्रेस देम। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 2021 में फ्रांस में हुई थी। और इस 2021 में जो फ्रांस में मीटिंग हुई थी उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। क्या था कि हम 80% अमेजोन की जो फॉरेस्ट है ना उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2025। और जो हमारी डीप सी माइनिंग होती है उनको भी हम रेगुलेट करने का काम करेंगे। ये बात 2021 के फ्रेमवर्क में या मीटिंग में कही गई थी। IUCN क्लाइमेट क्राइसिस कमीशन भी इसी मीटिंग में सेटअप किया गया था। 2021 में जो मीटिंग हुई थी ना उसमें IUCN क्लाइमेट क्राइसिस कमीशन को भी सेटअप किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में बना था जो एनवायरमेंटल नेटवर्क है जो कई सारी फील्ड में काम करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे NIPCCD ऑर्गेनाइज अ रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मिशन वात्सल। तो रिसेंटली NIPCCD के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया गया था ऑन मिशन वात्सल, कहाँ पे? मोहाली में, जिसमें 33 पार्टिसिपेंट यहाँ पे शामिल हुए थे। तो हमें 2 बातें यहाँ पे सीखनी है कि NIPCCD क्या है और ये मिशन वात्सल क्या है, कब शुरू किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और इसका एम क्या है। आइए पहले हम मिशन वात्सल के नाम में शुरू करते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, आप देखते हैं कई बार इंस्टीट्यूशनल बर्थ नहीं हो पाता, किसी गांव में कोई डिलीवरी होनी है तो हॉस्पिटल तक वो लेडी नहीं पहुंच पाती तो घर में ही बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को कई बार बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट जो बच्चे हॉस्पिटल में भी जन्म लेते हैं उनको भी इनिशियल स्टेज में पोषण की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो मिशन वात्सल इन सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में मदद करता है। 2009 में 3 स्कीम
2009 में 3 स्कीम को शुरू किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। कौन कौन से 3 स्कीम थी? एक है जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज द चिल्ड्रन इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन। सेकेंड स्कीम थी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड थर्ड है चाइल्ड होम असिस्टेंट स्कीम। फिर इन तीनों स्कीम को 2010 में हमने मर्ज कर दिया और एक नई स्कीम बनाई जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। और फिर हमने आगे जाके 2017 में इसका नाम चेंज कर दिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम को हमने नया नाम दे दिया और 2021-22 तक में इसको क्या कर दिया हमने, मिशन वात्सल्य नाम कर दिया। क्या नाम कर दिया हमने 2021-22 में? इसका नाम मिशन वात्सल्य कर दिया। इट एम टू इंश्योर अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चिल्ड्रन इन द कंट्री। ओके, अब बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब NIPCCD के बारे में। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही काम करती है, ठीक है। और जितनी भी चिल्ड्रंस के लिए नेशनल पॉलिसी है वो बनाने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स। अब शॉर्ट न्यूज़ भी बहुत सारी हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, इंडियन अमेरिकन अजय बंगा, ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के और इन्होंने डेविड मालपास को रिप्लेस किया है जिन्होंने स्टेप डाउन किया था 1 जून को। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है वो इम्पोज की गई है कई सारे नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बजाज फिनसर्व के साथ एक MOU साइन किया है जो कि 5,000 करोड़ रुपए का MOU है। ये 5,000 करोड़ रुपए बजाज फिनसर्व जो है वो महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेगी, जिसके बाद लगभग 40,000 जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये टाइटल मैक्स वर्स्टैपेन ने रिसेंटली जीता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा श्रीनगर में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसके द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो रिसेंटली बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कि बहुत जल्दी मतलब 2024 तक श्रीनगर जो है वो स्मार्ट सिटी बन जाएगा अंडर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो स्मार्ट सिटी कब बन जाएगा श्रीनगर? 2024 तक बन जाएगा। अब आप लोग जब भी देखा होगा कि जो आपके सिगरेट के पैकेट्स होते हैं, सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग लिखी होती है, आप लोग ने देखी भी होगी, लेकिन हर एक इंडिविजुअल सिगरेट पे क्या वार्निंग लिखी होती है? नहीं। लेकिन कनाडा ऐसा करने वाला पहला कंट्री बन गया जो हर एक इंडिविजुअल सिगरेट पे वार्निंग मेंशन कराएगा। ये उसने मैंडेट कर दिया है, कानून बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन शूटर जिनका नाम है अभिनव शॉ और गौतमी बहनोत। इन लोगों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट ISSF वर्ल्ड कप जर्मनी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ISSF वर्ल्ड कप जूनियर 2023 जर्मनी में हुआ था जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है? अभिनव शाह और गौतमी बहनोत ने। नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ हो रही है? केप टाउन में हो रही है, जहाँ पे एस जयशंकर जी भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है दक्कन क्वीन, इसे प्राइड ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है और इंडिया की आप कहेंगे कि पहली लग्जरी डीलक्स ट्रेन जो थी वो दक्कन क्वीन थी जिसको 1930 में शुरू किया गया था और इसको 93 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये ट्रेन जो है वो मुंबई से पुणे के बीच में रन होती है। तो दक्कन क्वीन द फर्स्ट डीलक्स ट्रेन सर्विस ऑफ द इंडियन रेलवे कंप्लीटेड 93 ईयर ऑफ द सर्विस ऑन June 1, 2023। नेक्स्ट है पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी ट्रेनिंग दे रही है सऊदी नेवल फोर्स को, ठीक है। तो 55 कैडर है रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके लिए INS तिर और INS सुजाता यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है साउथ कोरिया की वर्ल्ड नंबर 2 आन से यंग, इन्होंने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। आप लोगों को पता है काफ़ी लंबे समय से जब से मिताई कम्युनिटी को SC/ST में शामिल करने की बात चल रही थी तब से काफ़ी लंबे समय से मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं। तो उसके बाद इन सारे दंगों की जांच करने के लिए एक कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी रिसेंटली बनाई गई है। 3 मेंबर की कमेटी है जिसको लीड कौन कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी कोर्ट अजय लांबा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि डेनिस फ्रांसिस जो है वो 78 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट है आमलन बोर्गोहेन, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं फ्लेंडर कप 2023 100 मीटर और 200 मीटर रेस में। आमिर रजा हुसैन जो कि एक एक्टर थे जिनको 2001 में पद्मश्री भी मिला था, इनकी डेथ हो गई है। फिर रिसेंटली जो रिपोर्ट सेंट्रल फॉर
साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें तेलंगाना ने ओवरऑल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में टॉप किया है और एग्रीकल्चर में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग को रिलीज किया है और यहाँ पे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मद्रास है। नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा 2 दिन का फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है, लेवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है OPS क्लीन ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए। टाटा ग्रुप और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा MOU साइन किया है और पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में सेटअप की जाएगी। उड़ीसा पहला राज्य बन गया है जिसने एक कमेटी बनाई है टू नोटिफाई कंजर्वेशन ऑफ सीड्स प्रिजर्व बाय द ट्राइबल फार्मर्स। कर्नाटका लेटेस्ट स्टेट बन गया जिसने DBT को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परमिशन मिल गई है टू इम्पोर्ट पेट कोक मतलब पेट्रोलियम कोक एज अ रॉ मटेरियल फॉर लिथियम आयन बैटरीज। रिसेंटली यहाँ पे कवर सिस्टम के बारे में हमने बताया जिसका उपयोग दोनों ट्रेन्स में नहीं किया गया था, जो दोनों ट्रेन कोलाइड हुई हैं उड़ीसा बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमने हेलीकॉप्टर फ्लाई किया है पुणे जुहू से लेके पुणे तक, उसकी शुभकामनाएं यहाँ पर दी हैं। नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में दा विंची सर्जिकल जो रोबोट है उसको लॉन्च किया गया है। UAE होस्ट करेगा वर्ल्ड लार्जेस्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 और हमने मिशन वात्सल्य के बारे में डिस्कशन किया। तो ये सारा डिस्कशन था। आई नो सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया होगा बट सारी न्यूज़ थी, इनफैक्ट और भी न्यूज़ थी जो मैंने कल के लिए शिफ्ट कर दी। आप फिलहाल तो आंसर मुझे कर दीजिए कि न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइए। हो सकता है सेशन थोड़ा फास्ट हो तो आप स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है, स्पीड को आप 0.5 पे कर लीजिएगा अगर आपको सेशन फास्ट लग रहा हो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।